चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज। छोटा सा चैप्टर है, एक ही क्लास में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, है ना। तो वाटर रिसोर्सेज के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि वाटर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो हमें पता ही है कि वाटर का यूज़ हमें हर ही जगह इस्तेमाल होता है। गाड़ी से धोने से लेके कपड़े धोने तक, है ना। सुबह ब्रश करने से लेके दोपहर को नहाने तक हम पानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, और वेस्ट भी सबसे ज़्यादा हम वाटर का ही करते हैं। ठीक है। क्योंकि जब हम वाटर का यूज़ कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो वेस्ट हो ही जाता है ना। अपन क्या है, अच्छे से प्रॉपर तरीके से अब अपने घर में ऐसा है कि नल खोला और पानी आ रहा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं जाती है ना। ये दिक्कत कहाँ जाती है, जब आपको एक लंबी सी लाइन में लगना पड़े और वाटर अपने चांस का इंतज़ार करना पड़े पानी भरने के लिए, तब समझ में आएगा आपको, है ना। तो अब देख लेते हैं। 3/4 ऑफ द वाटर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, but only a small portion of its account for fresh water that can be put to use. Water is a renewable resource. ठीक है। तो मतलब क्या है, जो अपना अर्थ है अगर उसके हम 4 पार्ट्स करें तो 3 पार्ट्स क्या है, वाटर के हैं। ठीक है। पर इसमें बहुत ही कम, बहुत ही छोटा सा पोर्शन क्या है, फ्रेश वाटर है। बाकी सब क्या है, हमारे ओशियंस वगैरह हैं जो कि सॉल्टी और सैलाइन वाटर कहलाते हैं। ठीक है। जिनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो सिर्फ कितना परसेंट अपने हमारे पास फ्रेश वाटर है, तो 2.5% ऑफ टोटल वाटर इज फ्रेश वाटर। तो जो हम 3/4 की हम बात कर रहे हैं उसमें से सिर्फ 2.5% ही क्या है, फ्रेश वाटर है। जो कहाँ पर है, ग्लेशियर्स में है और अंडरग्राउंड में है ना। जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं एक टॉपिक, वाटर स्कैरसिटी। तो वाटर स्कैरसिटी मतलब क्या होता है, वाटर स्कैरसिटी मतलब होता है वाटर की कमी होना। तो वाटर स्कैरसिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो शॉर्टेज ऑफ वाटर मतलब जहाँ पे वाटर की कमी हो उसी को हम वाटर स्कैरसिटी बोलते हैं। इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विथ रीजन्स हैविंग लो रेनफॉल और ड्राउट प्रोन एरियाज। तो ऐसे ये ज़्यादातर कहाँ पर आती है, ये ज़्यादातर आती है जहाँ पर बारिश कम होती है। जहाँ पर बारिश कम होती है या तो जहाँ सूखा पड़ता है, ऐसे एरियाज में आता है। कहाँ क्या आता है, वाटर स्कैरसिटी। ठीक है। अब रीज़न समझ लेते हैं वाटर स्कैरसिटी का। सबसे पहला है ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी डिमांड्स भी वाटर के लिए, हर चीज़ की नीड्स के लिए, मतलब हर ही चीज़ की नीड्स उनकी क्या हो रही, बढ़ रही है। पर हमारी ज़्यादातर बॉडी किससे बनी है, पानी से बनी है। तो इसीलिए पानी तो बेसिक नीड में आता है। तो सब क्या हो गया है कि हमारा जो मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ग्रोइंग नीड भी किसकी बढ़ रही है, पानी की, है ना। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देख रहे हैं हम लोग, द ऐसे ही 2-2 3-3 एकड़ के खेत होते हैं और ट्यूबवेल करा लेते हैं। ट्यूबवेल कराने के बाद ट्यूबवेल चालू कर दिया तो कहीं बह ही रहा है पानी, है ना। छोड़ दिया ऐसे ही तो उसमें भी क्या हो रहा है, वाटर वेस्ट हो रहा है ना। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और तो और क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज मतलब कि जहाँ पर कम इस्तेमाल होना है वहाँ पर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जहाँ हम एक बाल्टी से नहा सकते हैं वहाँ हम 2-2 बाल्टी नहा रहे हैं। वैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत पानी बचाता हूँ भाई। ठंडी में तो बस 3 से 4 दिन में एक बार नहाते हैं भैया। ठंडी है, प्राण निकल जाएंगे, है ना। तो ऐसा है कि पानी बचाओ, आप भी कम से कम नहाओ, है ना। आप ऐसा क्या करते हो कि पूरे दिन में कि जल्दी गंदे हो जाते हो, मैं तो गंदा नहीं होता भाई, है ना। तो पानी बचाइए। फिर क्या होता है, अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अनइक्वल एक्सेस टू वाटर मतलब क्या हुआ कि कहीं कहीं पर एक ही जैसे टैंकर आता है तो उसके लिए क्या हो जाती है, लंबी लाइन लग जाती है, 2-2 गगरिया, 2-2 बाल्टी वगैरह, बकेट वगैरह भरने मिलती है। और कहीं कहीं पर ऐसा है कि घर में ही क्या बना है, स्विमिंग पूल बना है, आराम से छत से छलांग लगा रहे हैं और स्विमिंग पूल में डुबकी मार रहे हैं। ऐसा होता है। ठीक है। तो ये सब क्या है, सोशल ग्रुप्स के ऊपर है कि कोई लो क्लास वाले हैं जो जो मिडिल क्लास वाले हैं, और कोई हाई क्लास वाले हैं जो स्विमिंग पूल लेके बैठे हैं। फिर वाटर वेस्टेड बाय इंडस्ट्रीज। तो सबसे ज़्यादा जो पानी ख़राब करते हैं वो इंडस्ट्रीज़ वाले एरियाज़ वाले करते हैं। ये हमेशा क्या करते हैं, अपनी इंडिया इंडस्ट्रीज़ ऐसी जगह डेवलप करा लेते हैं जो नदी के किनारे हो। फिर उसी से पानी ये लोग लेते रहते हैं और उसमें अपना डिस्चार्ज करते रहते हैं ख़राब पानी, है ना। तो वाई टू कंजर्व वाटर, तो हमें क्यों कंजर्व करना वाटर को ज़रूरी है। पहला, टू सेव गार्ड टू सेव गार्ड आर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड्स। तो सबसे पहले क्या आ गया कि हमें अपनी सुरक्षा देखना है, क्या देखना, अपनी सेफ्टी देखना है। कैसे, क्योंकि हमारी क्या बने हैं, 70 to 80% क्या बनी है, हमारी बॉडी पानी से बनी है। और अगर हमारे यहाँ पानी
हमारे बॉडी के अंदर पानी क्या जाएगा, अच्छा जाएगा, मिनरल वाटर जाएगा, तो अच्छी बात है ना, हमारी अंदर से ही क्या रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। पर अगर वहीं हम क्या पी रहे हैं, खराब पानी पी रहे हैं ना, पॉल्यूटेड वाटर पी रहे हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी, जल्दी जल्दी बीमार पड़ सकते हैं हम। फिर क्या होता है, टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी कंटिन्यूस ऑफ आवर लाइवलीहुड्स। तो क्या होता है, एक तो सिंचाई के लिए भी पानी चाहिए होता है ना, अगर पानी खत्म हो गया तो सिंचाई कैसे होगी, है ना। तो उसको भी क्या करना है, अपन को सेव करके रखना है, किसके लिए, फार्मिंग के लिए। और तो और टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आर नेचुरल इकोसिस्टम। और अपना पूरा इकोसिस्टम भी किस पे, वाटर पे डिपेंडेंट है। पेड़ पौधे कहाँ ग्रो कर रहे हैं, ज़मीन पर ना, पर चाहिए तो उनको भी वाटर। तो वो भी क्या क्या हो सकते हैं, डिग्रेडेट। तो हमारे डिग्रेडेशन बचाने के लिए, मतलब अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, इकोसिस्टम को बचाने के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। तो सोल्यूशन, हम कैसे कैसे पानी बचा सकते हैं। पहला है, डू नॉट ओवर ड्रॉ द ग्राउंड वाटर। सबसे पहला क्या है कि जो ओवर पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसको हम ज़्यादा ना निकालें, है ना, जितना ज़रूरत है उतना ही निकालें। फिर क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, है ना, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। और अच्छे से अभी बस समझ लीजिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से भी हम पानी बचा सकते हैं। फिर और क्या है, डू नॉट पॉल्यूट द वाटर। डू नॉट पॉल्यूट द वाटर मतलब हमें पानी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। फिर क्या है, एडॉप्टिंग वाटर कंजर्विंग टेक्निक्स फॉर ऑफ इरिगेशन। और तो और ऐसे टेक्निक्स का यूज़ करें कि इरिगेशन में हमें कम से कम वाटर लगे। जैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह होता है, उससे क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप एक मतलब पेड़ के पास ही पहुंचता है। और जो स्प्रिंकलर का यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, जहाँ पौधा नहीं भी है, पानी वहाँ भी जा रहा है मिट्टी में, और वो इवापोरेट हो जाता है ना। तो वहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं क्या हुआ है, अंडरग्राउंड वाटर का लॉस हुआ है। ठीक है। फिर देखते हैं क्या, यूजेस ऑफ डैम्स। अब डैम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो डैम्स पहले होता क्या है ये समझ लेते हैं। डैम्स एक मल्टी प्रोजेक्ट होते हैं, है ना, मल्टी प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसमें क्या होता है, एक नदी होती है, नदी के किनारे पे या नदी के सामने नदी को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं, और वहाँ पर एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देते हैं, और पानी इकट्ठा हो जाता है उस नदी का। ठीक है। और फिर उसको किससे पास कराते हैं, उसको पास कराते हैं टरबाइन से। तो जैसे ही टरबाइन रोटेट करती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो वही डैम्स है। तो ये अपने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कहलाते हैं। तो किसके लिए यूज़ होते हैं, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। फिर फ्लड भी कंट्रोल करते हैं। जैसे ही ज़्यादा पानी आता है तो क्या इसकी बाउंड्री जो रहती है ना, वो उस बहाव को रोक लेती हैं, थोड़ा धीरे कर देती हैं, है ना। अब धीरे कर देंगे तो आगे पानी उतना ही जाएगा जितना डैम वालों को निकालना होगा। फिर क्या होगा, वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई भी कैसे, जैसे कहीं गर्मियों वगैरह में कहीं शॉर्टेज आ गई पानी की, तो कैनाल्स बना के रखते हैं यहाँ, कहाँ से, उसी डैम से। तो बस वो चालू कर देते हैं कैनाल में पानी पहुँचाना, और वो उस गांव तक पहुँच जाती है जिस गांव में वाटर की शॉर्टेज आ जाती है। फिर फिश ब्रीडिंग के लिए भी यूज़ होता है। फिश ब्रीडिंग के लिए ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े तालाब वगैरह बना सकते हैं हम, और इसी डैम का पानी हम वहाँ पहुँचा देते हैं, और वहाँ पर ब्रीडिंग कर सकते हैं फिश की। ठीक है। फिर ड्रॉबैक्स भी हैं कुछ। देखो, हर चीज़ 100% अच्छी तो होती नहीं, कुछ ना कुछ उसकी कमियां भी होंगी। तो ड्रॉबैक्स पढ़ लेते हैं। पहला तो क्या आता है, एडवर्स इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मतलब क्या हुआ कि जब हम डैम बनाते हैं तो बहुत बड़ा एरिया क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, और वो कई सालों तक पानी में रहा आता है। वो ज़मीन क्या हो जाती है, कई सालों तक पानी से ढक जाती है। अब जब पानी ही पड़ता रहेगा, धूप उसमें नहीं पड़ेगी, वो सूख नहीं पाएगी, तो उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्वाटिक लाइफ। एक्वाटिक लाइफ पे भी फर्क पड़ता है। कैसे, जैसे कि जो बड़ी बड़ी फिश होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं, अगर हम डैम बना दे रहे हैं तो मतलब उनके लिए क्या बैरियर बना रहे हैं ना, सीधे। अब वो बैरियर को पास नहीं कर सकती ना, तो वही है कि वो माइग्रेट नहीं कर पाती, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती हैं, तो उन पर बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ता है कहीं ना कहीं। लॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम ऐसे समझेंगे कि जैसे कि मैंने बताया कि लार्ज एरिया क्या होता है, पानी में कवर हो जाता है, तो लार्ज एरिया साफ करना पड़ता है। अब वहाँ पे ना फॉरेस्ट उगेगा, मतलब ना वहाँ पेड़ पौधे उगेंगे, क्योंकि वहाँ तो पानी भर चुका है। अब जब पानी भर चुका तो वहाँ जानवर भी नहीं जा सकते, है ना। एक्वाटिक जानवर बस जा सकते हैं, ऐसे जो ज़मीन पर रहते हैं वो थोड़ी ना पानी में तैरने जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर कॉज लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। और तो और जो उस एरिया में रह रहे होंगे जहाँ वो डैम बनने वाली होती है, जो फॉरेस्ट वगैरह में रह रही होती है
जो लोकल कम्युनिटीज़, उनको क्या करना पड़ता है, आदिवासी वगैरह को छोड़ के जाने पड़ते हैं वो फॉरेस्ट, क्योंकि वो कटाई के बाद कहाँ आने वाले हैं, पानी के अंदर डूबने वाले होते हैं, है ना। तो उनको भी डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो हम आ चुके हैं लास्ट टॉपिक पे। इसके पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पहले एक और पढ़ लेते हैं। एक नर्मदा बचाओ आंदोलन करके एक कम्युनिटी बनी थी, एक एनजीओ बना था। तो ये क्या हो रहा था, एक डैम बनने वाली थी नर्मदा नदी पर। वहाँ पर जब डैम बनती तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ये लॉस ऑफ क्या हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी हो जाता है। इसलिए वहाँ की जो कॉमन पीपल्स है वो आए और उसके खिलाफ क्या किए, उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया, मतलब, है ना, अगेंस्ट में बहुत सारी रैलीज वगैरह निकाली, धरना वगैरह बैठे वो लोग, है ना। तो ये सब किया और वो चीज़ क्या हो गई, बंद हो गई। वो डैम बनना, वो कंस्ट्रक्शन जो होना था, मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट बनना था, वो बंद हो गया। ठीक है। तो ये था आप नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक एनजीओ है, याद रखिएगा, है ना। अब बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, ऐसी टेक्निक्स जिससे जो फ्लो होता है वाटर का जो फ्लो होता है, किस वाटर का, जो रेन वाटर, जो हमारा ड्रॉप रेन क्या है, अच्छा प्योर वाटर होता है, ठीक है। वो ऊपर से गिरेगा तो क्या होता है कि वो फ्लो कर जाता है, नालियों में चला जाता है, मिट्टी में सूख जाता है, और तो और मतलब डिस्प्लेस हो जाता है। पर उसी का डिस्प्लेसमेंट हम रोक दें और कहीं ऐसी जगह डिस्प्लेस कर दें उसको कि हम उसको फर्दर यूज़ कर सकें, उसी को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो कुछ टेक्निक्स देख लेते हैं, कुछ मेथड देख लेते हैं कैसे वो लोग करते हैं। तो इन हिल्स एंड माउंटेनियस रीजन पीपल बिल्ट डाइवर्जन कैनाल्स लाइक द गल्स और कल्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज फॉर एग्रीकल्चर। तो जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ पे जब पानी गिरेगा तो वो बहकर नीचे ही आता है। तो ये ऐसा डाइवर्जन बना देते हैं कि जो पहाड़ से पानी आ रहा है नीचे, तो वो ऐसे बहते हुए आए कि एक बड़ा सा इन लोग पॉन्ड बना लेते हैं, तालाब टाइप का बना लेते हैं, उसको भर लेते हैं और फिर उसी को क्या यूज़ करते रहते हैं, इरिगेशन के लिए यूज़ करते रहते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। फिर है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर स्पेशली इन राजस्थान। तो राजस्थान में जो घर वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि जो ऊपर छत पे जो पानी अपना इकट्ठा होता है वो नालियों में चला जाता है, पर उनके यहाँ नालियों में नहीं जाता, उनके यहाँ से एक एक पाइप लगा देते हैं और नीचे ज़मीन पर कहीं ना कहीं एक टंकी बना देते हैं, एक बड़ा सा टंकी बना देते हैं, उसमें जा करके स्टोर हो जाता है। और आपको पता ही होगा कि रेन वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्योर होता है, ठीक है, प्योर वाटर कहलाता है ना। तो बस उसको ड्रिंकिंग के लिए वो लोग यूज़ कर लेते हैं। फिर फ्लड वाटर इज कलेक्टेड इन वेस्ट बंगाल फॉर इरीगेशन। और तो और जो फ्लड वाटर मतलब जो बहाव वाला पानी है, तो एक बड़ा सा वो लोग वो भी क्या करते हैं, तालाब टाइप का खोद लेते हैं, वहाँ पर वो पानी इकट्ठा करके रखे रहते और यूज़ करते रहते हैं इरिगेशन के लिए, ठीक है। In arid and semi-arid region, agriculture fields were converted into rain-fed storage structures. Example, Kandins or जैसलमेर एंड जोहन्स इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो ये भी वही है कि जो एरिड और सेमी एरिड मतलब जहाँ पर कम बारिश होती है, जहाँ पर सूखा पड़ता है ना, जो जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कम शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है जहाँ पर, ऐसे एरियाज़ में क्या होते हैं, बड़े बड़े ये लोग क्या तालाब टाइप के खोद लेते हैं, तालाब टाइप के बना लेते हैं और वहीं पर पानी इकट्ठा करके रखते हैं। और इसी पानी का वो क्या करते हैं, कॉमनली जो यूज़ होते हैं जैसे नहाने धोने के लिए, उसके लिए यूज़ करते रहते हैं वो ये वाटर का, ठीक है। ऑल द हाउसेज इन एरिड सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान एंड नियर बाय एरिया हैव अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स। और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो राजस्थान है और या जो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स हैं जहाँ पर क्या होती है, कम बारिश होती है, कम बारिश वाले एरियाज़, वहाँ पर क्या होता है, अंडरग्राउंड टैंक्स बना लेते हैं। उनका मतलब घर बनने से पहले सबसे पहले जो नीचे टैंक बनाते हैं वो लोग अंडरग्राउंड में, ठीक है, फिर उसके ऊपर घर बनाते हैं और एक ठो पाइप दे देते हैं जो रूफ से अटैच रहता है उस कहाँ पर, उस टंकी में। और उस टैंक को क्या बोलते हैं ये लोग, टंकाज बोलते हैं। तो याद रखिएगा, राजस्थान में जो नीचे टैंक होते हैं उनको टंकाज बोलते हैं, जो बड़े बड़े टैंक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है ख़त्म। जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।